चर्चा करेंगे प्रॉपर्टी बेचने का नया कानूनी नियम जो है लागू कर दिया गया है। आप जो है किसी प्रॉपर्टी को बेचते या खरीदते हैं तो उसके लिए जो है आपको यह जो है कानूनी अधिकार को जानना होगा, बेचने का जो है कानूनी नियम को जानना होगा। अगर यदि आप खरीद रहे हैं तो आप जो है कभी न कभी किसी प्रॉपर्टी को खरीद कर जो है परेशान हो जाते हैं, फिर आप जो है उस प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं यानी कि बेच देते हैं। तो आपको इसके बारे में जो है नियम कानून को जानना अति आवश्यक है। दोस्तों, कभी कभी जो है व्यक्ति प्रॉपर्टी सेल भी करता है। अगर वह प्रॉपर्टी खरीदता है तो कभी ना कभी जो है दिक्कत में वो प्रॉपर्टी बेच देता है यानी कि सेल कर देता है। जैसा कि कोई भी जो है प्रॉपर्टी, मकान हो गया, दुकान हो गया, या तो घर हो गया, ज़मीन हो गया, जो है सब कुछ जैसे बेच देता है तो उसका नियम को जो है ध्यान में नहीं रखता है तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है अगर कुछ सावधानी नहीं बरते तो। दोस्तों, हम आज जो है उन सावधानी के बारे में जो है बताएंगे, चर्चा करेंगे, उनको जो है आपको विस्तार से जो है समझाएंगे कि आपको प्रॉपर्टी बेचते समय किन किन बातों पर सावधानी बरतनी चाहिए, किन किन बातों को जो है ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको आने वाले भविष्य में कोई सामना ना करना पड़े। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि खरीदने वाले की ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यानी बेचने वाले का जो है ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी है जो प्रॉपर्टी सेल करने वाले हैं उनको ध्यान रखनी चाहिए। मैं प्रॉपर्टी सेल करने वाले के लिए जो है 10 सावधानी बताने वाला हूं जो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, नहीं तो जो है आपको जेल जाना पड़ सकता है। आप अगर यदि उस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं तो आपको जो है ज़्यादा जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो ज़मीन को जो बेच रहे हैं तो इसको बेचने के बाद जो है रिएक्शन बाद में क्या हो सकता है, इसका जो है खामियाजा हमको क्या भुगतना पड़ सकता है, इसके बारे में भी जो है आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि जो खरीदता है उसका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता ही है, लेकिन जो बेच रहा है उसका भी होता है जो उसको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है, हमने आपको जैसा कि बताया कि 10 पॉइंट आपको हम बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट है, किसी भी जो है सेलर अपनी प्रॉपर्टी को बेचने का जो है एग्रीमेंट कर रहा है तो जो है वो एग्रीमेंट स्थानीय भाषा में करनी चाहिए, उस भाषा में होनी चाहिए जिस भाषा में जो है सेलर समझते हैं। यानी कि आप जो प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं उसको जो है आप अपने स्थानीय भाषा, मतलब जिस भाषा के बारे में नॉलेज आपको भी है और ख़रीदने वाले को भी है, यानी कि आप अगर हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में कराएंगे, अगर अंग्रेजी बोलते हैं तो अंग्रेजी में कराएंगे, यदि उर्दू बोलते हैं तो उर्दू में भी कराएंगे। आपको जो भाषा समझ में आता है, आपका जो लैंग्वेज स्थानीय अगर अंग्रेजी है तो आप अंग्रेजी में कराएंगे, जिस प्रकार जो है आप बोलते हैं उसी में जो है सेल डीड तैयार करेंगे और जो है उनको बनाएंगे। जब भी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो गवाह जो है साथ में रखें, जिसमें कम से कम एक गवाह खरीदार की तरफ से और एक गवाह जो है सेलर की तरफ से होना चाहिए कि हम जो है प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, ये हमारी गवाह है, हमको ये जानता है। और जो खरीदने वाला है वो भी जो एक गवाह रखेगा कि हम इसको जानते हैं, ये अच्छे व्यक्ति हैं, इनका घर मकान यहाँ पर, उसके बारे में यानी कि उसको जानकारी होना चाहिए उस गवाह को, ना कि आप कहीं से भी उठा के ले आए गवाह जो है साइन करवा दें, ऐसा वो काम नहीं होगा। जब आप सेल करने जाते हैं तो सेल एग्रीमेंट बनता है तो उसके पॉइंट को साफ तरीक़ों से पढ़ें, जो भी लिखा हुआ है दोनों जो है साफ तरीक़ा से पढ़ लें, फ्रेश मिजाज से पढ़ लें कि एक एक पॉइंट को पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही साइन करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है उसके बारे में आप जो है जान लें, इसके बाद ही साइन करें। उस एग्रीमेंट में क्या पॉइंट है, क्या जो है दिया गया है, क्या क्या कहा गया उसमें, उसके बारे में जान लें। हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी लें और बाद में उसमें एक लाइन इस तरह का पॉइंट लिख दिया जाए, कुछ गलत भी लिखा हो सकता है, इसलिए वो देखना बहुत ही ज़रूरी है। जो खरीदार के अकाउंट से ही जो है पेमेंट लेना चाहिए, जो कि खरीद रहा है वही अपना अकाउंट से आपको पेमेंट दे रहा है, उसी के माध्यम से आपको पेमेंट लेना चाहिए। अगर यदि खरीदार किसी दूसरे के अकाउंट से आपको वो जो है पेमेंट देता है तो आपको जो है नहीं खरीदना चाहिए। जब भी आप जो है प्रॉपर्टी को बेचते हैं, खरीदने वाले हैं, कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है चेक से दें या ऑनलाइन पेमेंट करें, क्योंकि ऑनलाइन का जो है ज़माना है, ज़्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं। इसमें जो है स्पेशली बेचने वाले को ध्यान रखना होगा कि जो भी प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी खरीद रही है जो है आपको उसी के बैंक अकाउंट में पैसा देना है या तो लेना है। अगर वह चेक दे रहा है नाम से जो है होना चाहिए जो खरीद रहा है, न कि किसी और के नाम से वो चेक होना चाहिए। बाद में हो सकता है बाउंस हो जाए तो आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए आप जिसको प्रॉपर्टी दे रहे हैं उसी के नाम से जो है चेक आपको लेना है। अगर डीड दे रहा है तो जो है डीड तो किसी का नाम से भी हो सकता है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो है किसी आदमी ने आपको पैसा दिया है, इसके अलावा वह खाते में जो है ट्रांसफ़र करवा रहा है या RTGS जो है करा रहा है,
तो आपको IMPS करवाना है या नहीं, किसी के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवा रहा है, तो आपको जो है उस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप जो है जिसका जो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं उसके अकाउंट से जो है आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होना चाहिए। आप जिसको दे रहे हैं उसके अकाउंट से जो है पैसा आपका अकाउंट में ट्रांसफ़र होना चाहिए। आप जो चेक ले रहे हैं वो आपका नाम से काट के देगा, वो चेक जो है उसी का अकाउंट का होना चाहिए, उसी के नाम का चेक होना चाहिए, ताकि वो आपका नाम को भर के जो आपको वो देना कि वो किसी और का जो है चेक आपको काट के दे दे, बाद में आप जो है परेशानी आपको हो सकता है। अगर वो किसी दूसरे के खाते में पैसा ट्रांसफ़र करता है, वो अपने भाई के खाते से ट्रांसफ़र करता है, वो पैसा आपके एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। यानी कि वो जो है अपने भाई के अकाउंट से आपको पैसा देता है तो आप एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि बाद में हो सकता है कि वो आपको उसका भाई जो है आप पर क्लेम करे कि जो है हमने आपका अकाउंट में पैसा गलती से ट्रांसफ़र कर दिया या कोई और माध्यम से कर दिया, आप मेरा पैसा को रिटर्न कर दें, या कुछ भी करके वो केस वगैरह करके आपको फंसा सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप जिसको ज़मीन दिए हैं उसी के नाम से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आप बाद में आप कह सकते हैं कि जो है हमने इसको जो है ज़मीन दिया था, इसके बदले में जो है इन्होंने हमको पैसा ट्रांसफ़र किया है। ज्वाइंट रजिस्ट्री मतलब 2 व्यक्ति को जो है एक बार में जो लिखा जाता है। ज्वाइंट रजिस्ट्री होने पर 50% दोनों होल्डर के अकाउंट में जो है पैसा ट्रांसफ़र करना होगा। मान लें आप जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, जो है हस्बैंड वाइफ है या भाई बहन है या जो बाप बेटा के नाम से है, वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी का मतलब है कि आप आधे प्रॉपर्टी के मालिक हैं और आधे प्रॉपर्टी के मालिक वो हैं, यानी कि जो आपके साथ जिसका नाम दिया गया है, जो खरीदने वाला है आपको पेमेंट करेगा। जो आपको जो है ध्यान रखना है कि जितने पेमेंट ऑनलाइन करेंगे उसका जो है आधा पेमेंट आपने अकाउंट में लेना है, बाकी अमाउंट जो है उसके नाम से लेना है जो आपकी प्रॉपर्टी में आपके रिश्तेदार हैं या हिस्सेदार हैं, जो आपका बगल का नाम जो पड़ रहा है आधा जो है उसके नाम से जो है लेना है, यानी कि उसके नाम से आपके अकाउंट में लेना है, क्योंकि आप तो सेलर हैं। कई बार ये होता है कि आप जो है पूरा पेमेंट जो है अपने पास लेते हैं तो बाद में आपके जो है जो जोड़ी है वो क्लेम करते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं कि क्लेम करते हैं हमको जो है 2 आदमी अगर लिख रहे हैं तो वो डायरेक्ट कहता है कि हमको पैसा नहीं मिला है, किसी भी तरह का क्लेम कर सकता है। इसके बाद आता है ज्वाइंट बायर होने पर, यानी कि खरीदने वाला अगर यदि 2 व्यक्ति हो तो उसके लिए जो है क्या क्लैरिफिकेशन लगेगा। कई बार आप जो है किसी जो है प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो जो है खरीदने वाला जो है वह 2 भाई होते हैं या 2 जो है ज्वाइंट होल्डर होते हैं, वह दोनों ज्वाइंट ही जो है प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, यानी कि एक साथ में दोनों जो है प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, रजिस्ट्री कराना चाहते हैं। तो जो है जब एग्रीमेंट करते हैं तो वो जो है सेलर होने के नाते आप जो है उन दोनों के नाम से ज्वाइंट एग्रीमेंट करा देते हैं। अब जो है मान लीजिए एक जो है पढ़ा लिखा है और जो है एक दूसरा पढ़ा लिखा नहीं है, तो जो पढ़ा लिखा है वह तो साइन कर देगा, लेकिन दूसरा जो है जो पढ़ा लिखा जो अनपढ़ है वो साइन कैसे करेगा, वो तो साइन नहीं कर सकता है। तो साइन जो है जो नहीं करेगा उसका जो है थंब इम्प्रेशन जो आपको लगेगा। फ्यूचर में हो सकता है कि आप जो है उनको जो अनपढ़ है उसका विचार बदल जाए और जो है रजिस्ट्री भी में भागीदारी ना चले जाए तो वह पीछे हट सकता है, आपका डील जो है खटाई में पड़ सकती है। ऐसी कंडीशन में जो है आपको एक कॉपी जो है लेना ज़रूरी है, ताकि जो है हार्ड कॉपी आपको रखना ज़रूरी है, उसका जो थंब इम्प्रेशन लिया गया है आप अपने पास रखें, ताकि वो बाद में जो है कोई परेशान करे तो आप जो है उसको निकाल कर उसको दिखा सकते हैं। फिर अब नो गिवन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कोई जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। जब भी आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो जो है आपके जो है बीच एग्रीमेंट बनता है। जब डील आगे बढ़ती है तो खरीदने वाला जो है आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की मांग करता है। जो खरीदने वाला खरीदार होता है वो जो है आपसे ज़मीन का ओरिजिनल कागजात की मांग करता है, जो है दिखाइए, हम देखना चाहते हैं कि जो ये प्रॉपर्टी है आपका है या नहीं है, हम उसे जांच करेंगे। तो आपको किसी भी खरीदार को ओरिजिनल पेपर किसी भी सूरत में जो है नहीं देना है जब तक आपकी रजिस्ट्री, यानी कि खरीदारी वो खरीदार खरीद ना ले, तब आपको जो है पूरा पैसा मिल जाएगा। यानी कि जब तक आपका जो रजिस्ट्री ना हो जाए, आपको पूरा पैसा ना मिल जाए, तब तक आप जो है उसको ओरिजिनल कागजात ना दें, उसको जो है देने का कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, रजिस्ट्री हो जाएगा तो आप जो है उसको जो है ओरिजिनल कागजात दे सकते हैं, आपका पूरा पैसा आपको मिल जाए तो आप जो है उसको ओरिजिनल कागजात दे सकते हैं। इससे पहले आप जो है आप उसको ना दें। अगर वो बोलता है कि ओरिजिनल दस्तावेज लोअर चेक करानी है, यानी कि उसको जो है हम चेक करवाएंगे, तो आप अपने साथ उसको ले जाकर अपने हाथों से जो है लॉयर को चेक कराकर वापस
ले सकते हैं। आपकी फ़ाइल अपने कब्जे में आना है, आपको अपने साथ ही रखना है। किसी भी व्यक्ति को आपको जो है फ़ाइल की रजिस्ट्री से पहले नहीं देनी है, यानी कि जब तक रजिस्ट्री ना हो जाए आप उनको जो है वो ओरिजिनल कागजात नहीं देंगे, आप अपने साथ रखेंगे, अपने साथ उनके साथ जाएंगे लॉयर यानी कि एडवोकेट वकील के पास। क्रॉस डॉक्यूमेंट, अगर जब आप प्रॉपर्टी के चैनल यानी कि किसी को जीरोक्स भी देते हैं तो आपको क्या करना है कि जीरोक्स ही देना, ओरिजिनल कॉपी तो नहीं देना, और उसमें जो है लिख देना है कि आप किस वजह से इसको ये कॉपी दे रहे हैं। उसका जो है क्रॉस एक बार चेक करके उसको देना है, उसका जो उपयोग किस चीज़ में वो करेगा ये सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। आप किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट की कोई भी जीरोक्स किसी को देते हैं तो ओरिजिनल दस्तावेज ना दें, ना ही कलर कॉपी यानी कि फ़ोटो कॉपी भी आपको नहीं देना है। आपको यानी कि फ़ोटो कॉपी देना है, यानी कलर में रंगीन में आपको नहीं देना है। आपको किसी को भी देना है तो जीरोक्स करके या फ़ोटो खींच के भेजना है, और उस पर जो है स्पष्ट अंकित कर देना है कि आप जो है किस पर्पज़ से जो है आप वह फ़ोटो कॉपी या फ़ोटो दे रहे हैं, वह उसका यूज किसके लिए वो करेगा, किस काम में जो है उपयोग में लाएगा। आप अगर कहीं भी फ़ोटो कॉपी कराने जाते हैं तो दुकानदार की गलती से प्रिंट में गलती आ जाती है और आप जो है उस प्रिंट को कहीं रद्दी में दुकान में जो है छोड़ देते हैं, आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वह भी प्रॉपर्टी का कागजात है, उसे अपने साथ लाना है। नहीं तो दुकान वाला या कोई उसे जो है मिसयूज करेगा, उसका जो है दुरुपयोग करेगा, इसलिए आपको उसके अपने साथ लाना है। अगर एक दो कॉपी अगर यदि ज़्यादा हो गया तो उसे वहाँ पर नहीं छोड़ना है। एड न्यू टॉपिक इन एग्रीमेंट, जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को बेचने का जो है इकरार करते हैं या सेल एग्रीमेंट करते हैं, उसके बाद मान लीजिए उसमें आपने 1 लाख कैश लेने की जो है भरपाई की है और उसको बेचने का जो है इकरार दिया है, अकस्मात जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला है उसकी डेथ हो जाती है यानी कि मृत्यु हो जाती है, और उस कंडीशन में आप उनके उत्तराधिकारी से पैसे के डिमांड करते हैं, तो जो है उनको पता ही नहीं होता है कि उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और आपको इनकार कर देता है। लेकिन उस प्रॉपर्टी को मामला जो है सुलझे बिना किसी और को सेल करने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि उनके उत्तराधिकारी जो है, जो खरीदने वाला है, जब उनको यह भनक लग जाए कि हमारे पिताजी ने इस प्रॉपर्टी को खरीदने का इकरार किया था और उससे आप जो है 1 लाख रुपया कैश लिए थे, तो वो जो है आप पर धोखाधड़ी का मुकदमा कर सकता है और आप पर जो है केस करके आपको जो है अंदर करवा सकता है। आप बहुत मुश्किल में आ सकते हैं, बहुत झंझट में जो है आ सकते हैं, और जेल भी आपको जाना पड़ सकता है बहुत जो है। इसके लिए जो है इसलिए आपको जो है उसको पहले निपटा लेना है, इसके बाद किसी और के पास बेचना है। उसके जो उत्तराधिकारी से पता कर लेना है कि वो ज़मीन लेना चाहता है या नहीं, कि आपके पिताजी ने 1 लाख रुपये इस ज़मीन को लेने के लिए दिया था, आप इसे लेंगे या नहीं लेंगे, उससे जो है क्लैरिफिकेशन ले लें, इसके बाद ही किसी को देने के बारे में सोचें। इसलिए जब भी कोई सेल एग्रीमेंट हो तो आपको उसमें कुछ टाइम यानी कि जो है टाइम लेना पड़ेगा, खरीदने वाला पैसा दे और उसे वैलिडिटी भी मालूम यानी पूछ लेना चाहिए कि आप जो है इसको कब तक पैसा पूरा देंगे और आप जो है अपने नाम ये ट्रांसफ़र करवाएंगे, इस तरह का बात उनसे पूछ लेना चाहिए आपको। प्रॉपर्टी बेचने का जो है नया नियम में आपको हम जो है ये सब बता रहे हैं, और उस वैलिडिटी में पैसा नहीं देता है तो उसका क्या होगा, और अगर उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उसमें जो है उनका उत्तराधिकार का नाम डाल देना चाहिए और इसे जो है एग्रीमेंट में लिखवानी चाहिए। तो इस प्रकार इस विवाद से जो है छुटकारा पा सकते हैं, यानी कि उसको जो है थोड़ा सा लिमिट समय देना चाहिए कि आप जो है इतने दिन के अंदर आप जो है मेरा पूरा अमाउंट को पेमेंट कर दें। आपके पिताजी ने जो 1 लाख रुपया दिया है और उसके बाद जोड़ के जो इतना अमाउंट कहा गया है, उसके बाद हम जो है ये ज़मीन आपके नाम कर देंगे। उसको एक टाइम पीरियड देना होगा, समय देना होगा, ताकि वो आपको पैसा पूरा दे दे और आप जो है ज़मीन उसको ट्रांसफ़र कर दे। पहले आप उसके पिताजी के देना वाले थे, लेकिन आप जो उसके उत्तराधिकारी को आप दे सकते हैं जो पूरा पेमेंट करेंगे। नो एक्स्ट्रा कंडीशन फॉर लोन, जब भी आप जो है किसी व्यक्ति को सेल एग्रीमेंट कर देते हैं और ख़रीदने वाला जो है बैंक से लोन लेता है, तो वह आपको एग्रीमेंट में कुछ कंडीशन लिखता है, बैंक लोन नहीं हुआ तो मुझे आपका इतना पैसा देना होगा या इतने टाइम बाद डील कैंसिल हो जाएगी। तो यह जो है आपके लिए झंझट वाला काम है। आपको ऐसी कंडीशन में जो है कभी भी सिग्नेचर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बैंक जो है कोई भी परिस्थिति में, कई कारण होते हैं जिसमें वह जो है खरीदने
वाले को लोन देने से मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। तो कई तरह के कारण होते हैं, कई तरह की जो है सीधी वहाँ पर स्थिति बन सकती है। उस कंडीशन में जो आप एग्रीमेंट में फंस जाएंगे। जो पैसा उन्होंने आपको दिया है आपको पूरा लौटाना पड़ेगा और उनका ब्याज समेत आपसे मांगा जा सकता है। इसलिए इस तरह का एग्रीमेंट में आप कभी भी साइन ना करें। मान लीजिए जो है नो चेंज कंडीशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री। मान लीजिए आपने किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी बेचने का इकरार किया है, वह जो है दो लोग मिलकर, जैसा कि पूर्व में बता चुका हूं, और आपको जो है दोनों व्यक्ति ज्वाइंट में जो रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, यानी कि एक साथ जो है कराना चाहते हैं, एक ही कागजात पर जो है दोनों का नाम जो है लाना चाह रहे हैं कवाला में। तो जिस दिन आप रजिस्ट्री कराने सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाएं, वहाँ पर जो है जिस दिन दोनों लोग का एग्रीमेंट किया था उसमें जो है एक व्यक्ति तो ओरिजिनल मौजूद हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के जगह तीसरे व्यक्ति उपलब्ध है और वह व्यक्ति की पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर आया है। उसके पास अधिकार जो है के तहत आपने जो है नाम पर प्रॉपर्टी को कराना चाहता है। तो आप जिस दिन दोनों लोगों को नाम एग्रीमेंट में किया था, दोनों लोगों से जो है उस बात की तस्दीक कर लेना की चाहिए कि जो आदमी उसके नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर आया है, लेनी चाहती है, जो आदमी उसके नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर आया था, उस व्यक्ति के बारे में जो है डिटेल लेकर उस व्यक्ति से जो है पूछ लेना चाहिए कि क्या उसने उस व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी जो है जारी की है। मैंने यानी कि फ़ोन करके आप पूछ लीजिएगा कि आप जो है उस व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी जारी किए हैं, आपके जगह पर जो वो व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं, क्या आप इसको दे सकते हैं। अच्छे तरीके से जो संतुष्ट होने के बाद ही रजिस्ट्री के लिए जो है वहाँ पर भरें, अन्यथा आप उसको मना कर दें। पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के नाम से रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, मैं उसी के साथ करूँगा जिसके साथ एग्रीमेंट किया हूँ। बिल्कुल सही बात है, आप पूरा क्लियर कर लें, पता कर लें कि वो व्यक्ति सही है या गलत है, तब जाके जो है आप उसको जो है ज़मीन लिखें। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिसीव्ड, आपने टोटल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल रजिस्ट्री होने के बाद जो है आपने बायर को सुपुर्द कर दिए। उससे संबंधित जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी को बेचते हैं, सेल करते हैं, जब आप जो है बायर ने अपना सारा पैसा लेकर उसको कब्जा सुपुर्द कर देते हैं, यानी कि कब्जा भी और कागज़ भी सब कुछ जब उसको दे देते हैं, तो आपको सारा प्रॉपर्टी दस्तावेज जो सुपुर्द करने होते हैं, तो आप जो है उस बायर को अगली पार्टी से सेल करता है और वह पेपर्स उस थर्ड पार्टी को सुपुर्द कर देता है। तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट रह जाता है तो उस ओरिजिनल प्रॉपर्टी को कोई जो है विवाद हो गया है, तो वह सारा जो है आपके ऊपर आ जाएगा कि आपने जो है कुछ पेपर अपने पास रख लिया है, पूरे पेपर्स नहीं दिए हैं, और आपके पूरे पेपर नहीं देने की वजह से जो है वह प्रॉपर्टी किसी चौथे आदमी ने हड़पने की कोशिश की है। आप जो है कुछ प्रॉपर्टी रख लेंगे तो फिर आपका जो रिश्तेदार है वो लोग ज़मीन हड़पने का प्रयास करेंगे। तो जिसको आप प्रॉपर्टी दिए हैं उसको जो पूरा डॉक्यूमेंट दे दें एकदम पूरी तरह से, ताकि वो जो है कब्जा वगैरह भी कर ले, वो जो है ज़मीन किसी दूसरे को सेल करना चाहे तो वो कर सकते हैं। उस विवाद की स्थिति से बचने के लिए आप जो है जब भी किसी भी प्रॉपर्टी के दस्तावेज खरीदने वाले को सुपुर्द कर रहे हैं, तो उसमें जो है एक एफिडेविट या एक शपथ पत्र जो है अलग से आपको यह ले लेना चाहिए कि एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बनाकर उसमें सारे दस्तावेजों की सूची बनाकर कौन कौन से दस्तावेज आपने उस पार्टी को सुपुर्द किए हैं, उससे एक लिखित में आपको रजिस्ट्री करा लेनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी यह जो है नहीं कर सके कि किसी दूसरे व्यक्ति का कागज़ नहीं दिया। मतलब आप जो है एक उससे जो है एफिडेविट ले लेंगे कि आपने उसको ज़मीन रजिस्ट्री किया है, तो उस समय जो है आप उसको क्या क्या कागजात, क्या क्या डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिए हैं, ताकि वो जो है उस शपथ पत्र में सिग्नेचर करेंगे कि हमने अगले पार्टी से जो है ज़मीन तो लिया, उसके साथ साथ जो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिए हैं वो सारा जो है आपको लिखना है, उस पर ब्यौरा देना है, और वो जो है एक्सेप्ट करेंगे, ताकि उस प्रॉपर्टी पर कल अगर कुछ भी होता है तो उसका सारा जिम्मेदार वो होंगे, आप नहीं होंगे। आप उनको ज़मीन दे दिए, उसके नाम से चढ़ गया, सब कुछ हो गया, बाद में कुछ उस ज़मीन पर अनलीगल कार्य भी होगा तो उसमें आप नहीं फंसेंगे। इसलिए आपको लास्ट में जो है एक एग्रीमेंट करवा लेनी पड़ेगी वो जो बायर है खरीदार से, ताकि आप जो है बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। आज हमने आपके साथ चर्चा किया प्रॉपर्टी बेचने का जो है नया कानूनी नियम, जिसको आपको जानना बेहद ही ज़रूरी था। इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।